मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब का डेफिनेशन क्या होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ा। और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक वीडियो है, जो पहला वीडियो है, वो तो देख लीजिए। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है आज हम लोग बीजगणित सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, या उसको गुना कैसे करते हैं, या उसका भागफल कैसे निकालते हैं। अर्थात आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित अर्थात अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योगफल, उनका अंतर, उनका गुणनफल, भागफल इत्यादि को निकालने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं योगफल का। योगफल अर्थात अगर मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका हम लोग एडिशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान के लिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखे Z1, इसको लिख देते हैं A + IB। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इसको लिख देते हैं C + ID। ठीक है, जब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ेंगे Z1 + Z2, तो हम लोग क्या कर लिखेंगे A + IB + C + ID। अर्थात इसका जो रियल पार्ट है, अर्थात A और C, इसको एक साथ लिखेंगे, अर्थात A + C। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, अर्थात ये IB और ID, इसका इमेजिनरी पार्ट, इसको एक साथ लिखेंगे, अर्थात I को कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बच जाएगा B + D। अर्थात जब दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ना है। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग जब इसका अंतर निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वहाँ हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। अर्थात अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग घटाव निकालें -Z2, अगर ऐसा निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे A + IB, और इसमें से घटाना है, किसको घटाना है भाई, C + ID। या तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, A में से इस C को घटाना है, अर्थात A - C, और इमेजिनरी पार्ट में से इसको घटाना है, अर्थात I कॉमन आ जाएगा, B - D हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको ब्रैकेट को अगर तोड़ देते हैं तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं A + IB - C - ID, अर्थात A - C को आप एक साथ लिख लीजिए, प्लस I को कॉमन ले लीजिए तो B - D। इस प्रकार मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब उसको हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है या घटाना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ना या घटाना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके गुणनफल के बारे में कि दो सम्मिश्र संख्याओं का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग गुणनफल कैसे निकालते हैं। अब जरा देखिए, गुणनफल अगर हमको निकालना रहेगा, अर्थात Z1 × Z2 अगर करना है तो एक बार इसको देखते हैं। तो क्या था भाई, A +
आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई से मान ली, ये दोनों ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग वो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जो मतलब कंटिन्यू कर रहे थे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ना है घटाना है, तो यहाँ पे हम वो बात नहीं करते हैं। तो जैसे हम लोग नॉर्मली भाग देते हैं या फिर नॉर्मली जैसे गुना करते हैं वैसे गुना करेंगे। अर्थात नॉर्मली हम लोग गुना कैसे करते थे कि पहले ए को इन दोनों के साथ 1 बाय 1 गुना करेंगे, अर्थात ए इंटू एक्स, एक्स हो गया, ए इंटू आई वाई, तो क्या हो जाएगा ए वाई आई। अब ये ए जो था एक बार एक्स से गुना किया, एक बार इससे गुना कर लिया। अब इनका तो काम हो गया। अब इसको जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इससे गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स बी आई, और दूसरा जब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी वाई आई स्क्वायर। ठीक है, याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अर्थात एक बार इसको लिखिए ए एक्स, दोनों में आई कॉमन है तो आई को ले लीजिए, तो क्या बच गया ए वाई प्लस एक्स बी प्लस ये जो बी वाई है इसको बी वाई लिखिए और आई स्क्वायर की जगह पे -1 दे दीजिए। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा ए एक्स, और ये तो माइनस हो गया, माइनस बी वाई प्लस आई इंटू ए वाई प्लस एक्स बी। अर्थात हम अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करेंगे तो प्राप्त नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस विधि देखेंगे, अर्थात Z1 बटा Z2 अगर हम इसका निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस आई बी बटा एक्स प्लस आई वाई। तो याद कीजिए कि हम लोग जब 10th में थे तो हर का परिमेयीकरण किए थे, करते थे ना, इसका साइन बदल के हम लोग इसके ऊपर गुना करते थे। तो इस प्रकार हम लोग इसका, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी आई वाला जो टर्म है वह हर के रूप में नहीं हो, मतलब उसके डिनोमिनेटर में आई फॉर्म में, मतलब आई मुझे नहीं मिले। तो पहले सबसे पहले हम लोग इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो ऑटोमेटिक मतलब जो गुना होगा तो ये डिवीज़न उससे निकलेंगे। हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा भी इसको समझने का कोशिश करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, फिर मतलब उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन चारों चीज़ को एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग एग्जांपल लिए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, एक लिए हैं Z1 बराबर 2 + 3i और दूसरा लिए हैं Z2 बराबर 5 + 2i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। पहले हम इसका योगफल निकालते हैं, फिर इसका अंतर निकालेंगे, फिर इसका गुणनफल निकालेंगे और फिर इसका भाग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग जब Z1 + Z2 निकालते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ये क्या जगह भाई 2 + 3i प्लस 5 + 2i। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट मतलब क्या, जो कि जिसमें आई नहीं हो, अर्थात ये 2 और ये 5, ये दोनों जुड़ जाएगा 2 + 5। और इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें आई हो, इसमें आई है और इसमें आई है, तो आई को बाहर कर लीजिए, ये क्या होगा 3 + 2, अर्थात ये कितना हो गया 7 + 5i। ठीक है, तो ये निकल गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योगफल। अगर इसका अंतर निकाल लेते हैं, ठीक है, वहाँ भी सेम चीज़ करेंगे। अर्थात अगर निकाल रहे हैं Z1 - Z2, तो क्या गया Z1 क्या है भाई 2 + 3i माइनस Z2 क्या है 5 + 2i, राइट। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 + 3i, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा भाई -5 - 2i। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटा देंगे, तो जब इस 2 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई -3, और इस 3i में से 2i को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा +i। अर्थात ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव निकाल दिया। अब ये Z1 - Z2 किए थे, अगर आप चाहें तो Z2 - Z1 निकाल सकते हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, अब अगर देखते हैं उसका गुना निकाल के, गुना कैसे निकालेंगे। ठीक है, अर्थात Z1 × Z2। Z1 क्या है भाई
2 प्लस 3i। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसी के साथ, 5 प्लस 2i के साथ। गुना कीजिए तो जैसे हम लोग नॉर्मल गुना करते हैं, ये 2 पंचे 10 प्लस 2 दूनी 4i। अब इससे 5 दिया 15i प्लस 3 दूना 6 और i इंटू आई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ज़रा गौर कीजिए तो ये क्या 10, चूँकि इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, दोनों जुट जाएगा अर्थात 19i प्लस 6। और इस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। कोई दिक्कत? अब ये 10 में से ये 6 खत्म हो जाएगा अर्थात कितना बच गया? 4 प्लस 19i। देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ भी कोई भी मतलब अलजेब्राइक फंक्शन के द्वारा उसको सॉल्व करेंगे, चाहे योगफल निकालिए, घटाव निकालिए, गुणा निकालिए, फिर अभी भाग भी निकाल के देखेंगे, तो एट लास्टली हमको वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में नज़र आएगा। एक बार इसका भाग भी निकाल लेते हैं, कर लेते हैं यहीं पे। Z1 बटा Z2, अगर ऐसा निकालेंगे तो Z1 क्या है भाई? Z1 है 2 प्लस 3i बटा Z2 क्या है? 5 प्लस 2i। अगर गौर कीजिए तो हमको ये नीचे का जो i है इसको हटाना है, तो हम लोग हर का परिमेयीकरण पहले कैसे करते थे कि ये जो साइन है इसको बदल देते थे, अर्थात साइन को बदल दीजिए। चूँकि यहाँ प्लस था तो माइनस से गुना करते हैं, 5 माइनस 2i। इधर दिखाई दे रहा है क्या? जिसको गुना करेंगे नहीं, नीचे ही लिख देते हैं, तो एक 2 से 1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 माइनस 4i, फिर 5 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 15i, और ये हो जाएगा माइनस 6i स्क्वायर। नीचे देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अर्थात 4i स्क्वायर। यहाँ भी आई स्क्वायर आया, यहाँ भी आई स्क्वायर आया, अर्थात हम लोग क्या जान सकते हैं, यहाँ से आप इसका वैल्यू पुट कीजिए। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, अर्थात हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 10। अब ये यहाँ भी आई वाला टर्म है, यहाँ भी आई वाला टर्म है, तो इस 15 में से 4 को आप घटा दीजिए, अर्थात ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11i। ठीक है, यहाँ जो आई स्क्वायर है, जब इस आई स्क्वायर का वैल्यू आप -1 पुट कीजिएगा तो ये टोटल +6 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ आप नीचे कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 25 है, और जब यहाँ आप आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये निकल जाएगा, ये जो -4i स्क्वायर है ये +4 बन जाएगा। राइट, तो लास्टली हम लोगों के पास क्या बचा? ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, अर्थात ये हो गया 16 माइनस 11i इज डिवाइडेड बाय, इन लोगों को जब जोड़ दीजिए तो ये कितना आ गया? 29। ठीक है, अब इसी को हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 16/29 प्लस, सॉरी चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस 11/29i, अर्थात एक बार देखिए फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आ गया क्या। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग बीजगणितीय योग निकालें या घटाव निकालें या गुणा निकालें, तो लास्टली हम लोग को का जो भी आंसर्स आएगा वो सब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। आप 2-4 एग्जांपल्स और लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, आइए हम लोग कुछ नियम्स को देख लेते हैं। कुछ बेसिक्स नियम हैं, जैसे संवरक नियम, ये क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, तत्समक या प्रतिलोम। तो 1 बाय 1 करके हम इन सारे नियमों को सीखेंगे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संवरक नियम क्या होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि द क्लोजर लॉ। ये कहता क्या है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, गुना करेंगे या घटाव करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अर्थात अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात Z1 और Z2 को
जब जोड़ेंगे तो जो मिलेगा Z3 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, ये क्या कहता है, संवरक नियम ये इस बात को बताता है। गुणन में भी सेम चीज़ होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करेंगे, अर्थात जब Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मुझे मिलेगा, प्राप्त जो भी रिजल्ट होगा वह खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हम लोग इसके पहले जब सॉल्व कर रहे थे तो देखे भी थे। ठीक है, दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, अर्थात द कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है वो समझिए। कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार अगर Z1 प्लस Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपस में जोड़ेंगे तो अगर इसको उलट के भी अगर जोड़ेंगे, अर्थात Z2 प्लस Z1 करेंगे तो भी उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये दोनों इक्वल होगा। सेम चीज़ ये गुना के रूप में भी लागू होता है। या तो आप Z1 इंटू Z2 कर दीजिए या फिर Z2 इंटू Z1 कर दीजिए, इससे उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दोनों केस में उसका रिजल्ट बराबर होगा। अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्रम विनिमय नियम को मतलब फॉलो करता है दो केस में। किसी केस में योग वाले केस में अर्थात एडिशन में, और गुणन वाले केस में अर्थात मल्टीप्लिकेशन में भी। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है, यानी कि अगर मतलब सिर्फ और सिर्फ योग और गुना के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तीसरा नियम है साहचर्य नियम, अर्थात द एसोसिएटिव लॉ। अगर कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान चलिए Z1 है, Z2 प्लस Z3, अगर इन दोनों को पहले जोड़ें फिर इसको जोड़ें, और दूसरे केस में Z1 और Z2 को आप पहले जोड़ें और Z3 को बाद में जोड़ें, तो इससे भी इसके मतलब रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। गुना के रूप में भी एज इट इज हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लिख ही देते हैं कि अगर गुना में हम लोग लिख देते, जैसे Z1 है, पहले Z2 और Z3 को गुना कीजिए और फिर इसको Z1 से गुना करें, या फिर दूसरे केस में Z1 और Z2 को एक साथ गुना करें और फिर इसको Z3 से गुना करें, तो इससे इसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें तो बेसिक्स था, ये इसको याद रखना ज़रूरी है। तत्समक क्या होता है भाई? आइडेंटिटी क्या होता है? अगर किसी भी, अब चूँकि अगर मैं योग वाले केस में देखूं तो उसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक तत्समक, अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी। वो क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक ऐसा नंबर जिसको कि जोड़ें तो उसके रिजल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, तो उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अर्थात अगर ये योग वाले केस में देखें, अगर कोई जड़ कोई नंबर है तो इसमें से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ें जिससे कि इसके वैल्यू पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो क्या है भाई? वो है ज़ीरो। अब ज़ीरो मतलब इसको हम लोग बोलते हैं शून्य कॉम्प्लेक्स, यानी ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग आप लिख सकते हैं 0 + 0i। यानी कि ये जो है शून्य कॉम्प्लेक्स जो है, ये ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, अर्थात योगात्मक तत्समक, यानी इसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक तत्समक। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। यानी एडिटिव इन्वर्स जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या है? ज़ीरो है। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगा, अर्थात ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे कि हम अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करें तो उसके मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो अगर गुना के केस में वो क्या हो जाता है भाई? जड़ में ऐसा किस चीज़ से गुना करें जिससे कि रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम लोग इसको बोलेंगे 1। और आइडेंटिटी ये इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात 1 + 0i। अर्थात अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है
तो अगर उसमें 1 प्लस 0i को से अगर गुना कर दें तो रिज़ल्ट भी हम लोगों का z ही मिलेगा। इसके मान में कोई भी अंतर या कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर इसमें 0 प्लस 0i से मतलब अगर जोड़ दें तो भी रिज़ल्ट हम लोगों को z ही मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ज़रा देखिए, ये हो गया आपका योगात्मक तत्समक और ये हो गया गुणात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक। ठीक है। अब दूसरी चीज़ें एक बार और समझिए इस बात को कि जो योगात्मक तत्समक होता है इसको हम लोग शून्य कॉम्प्लेक्स नंबर, शून्य सम्मिश्र संख्या बोलते हैं और उसको एकल सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। जबकि इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। चीज़ें समझ में आ गई क्या? यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा संख्या जिसके जोड़ने से उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और एक ऐसा मतलब नंबर जिससे अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में गुना करें तो उसके मान में अगर कोई फ़र्क नहीं पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। योगात्मक तत्समक होता है शून्य सम्मिश्र संख्या और गुणात्मक तत्समक होता है सम्मिश्र संख्या या फिर एकल सम्मिश्र संख्या। अब बात आता है प्रतिलोम का। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग भी है। तो आइए इसको वन बाय वन करके समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक संख्या बताइए, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 का आप इन्वर्स बताइए, उल्टा प्रतिलोम, तो 5 का 2 प्रतिलोम होगा भाई। पहले प्रतिलोम होता क्या है? प्रतिलोम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम। अब देखिए, अगर मैं 5 का प्रतिलोम कहूँ तो इसके 2 प्रतिलोम संभव हैं। एक है आपका योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम। अब अगर मैं बात करूं, सिर्फ पहले समझते हैं, अगर मैं बोलूं भाई 5 का आप हमको प्रतिलोम बताइए तो आप क्या बताओगे? तो कुछ आदमी हो सकता है आप बताएं -5 कि भाई +5 का उल्टा -5, और कुछ आदमी कह सकते हैं 5 का उल्टा 1/5। एक्चुअली में ये दोनों प्रतिलोम हैं, क्योंकि ये जो है -5 इसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। और इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या है? ऐसा प्रतिलोम या ऐसा संख्या जिसको कि जोड़ने के बाद हमें शून्य प्राप्त हो, उसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। और ऐसी संख्या जिससे गुना करने के बाद 1 मिल जाए उसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अर्थात अगर कोई संख्या, अगर कोई जड़ है, ठीक है, तो इस जड़ का अगर मुझे योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? -z। इसी को आप लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई संख्या जड़ है, जड़ को हमको रिप्रेजेंट करें a+ib। दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ तक दे रहा है। तो अगर मैं -z लिखूं, -z अर्थात ये क्या हो जाएगा? -a -ib। ये इसका हो गया एडिटिव इन्वर्स, योगात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? अगर कोई जड़ है, अगर मान के लिए अगर ये जड़ है, ठीक है, तो अगर इसका मैं गुणात्मक प्रतिलोम का बात करूं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का बात करूं, तो क्या हो जाएगा? z का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हो जाएगा 1/z। इसको मतलब 1/z जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं z पे पावर -1। अर्थात ये है आपका z का अगर इन्वर्स है तो z पे पावर -1 लिखते हैं, और इसको जब हम लोग लिख देंगे तो इसको लिखेंगे z पर बार बाय मोड z। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग तीनों चीज़ों को एक 1 बाय 1 करके देखेंगे। जैसे मान के चलिए कि अभी इस क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी बीजगणित था, जो भी अलजेब्रा था,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योग निकालना, उसका अंतर निकालना, उसका गुना निकालना, उसका भाग निकालना, साथ ही साथ कुछ नियम जो थे जैसे द क्लोजर लॉ था, संवरक नियम, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये ध्यान रखने वाली 2 चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिए। तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो होता है शून्य कॉम्प्लेक्स नंबर, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो होता है यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा इन्वर्स का बात किए तो इसको भी आप ज़रूर याद रखिए कि 2 इन्वर्स होता है, एक होता है एडिटिव इन्वर्स अर्थात -z, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अर्थात z⁻⁻1। ठीक है, तो इनको भी हम लोग निकालने के लिए ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहाँ तक रहने देते हैं। चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी देखें और इसी आधार पे हम लोग आगे सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और जो सवाल होगा हम लोग जो NCERT का बुक है उससे हम लोग सवाल भी करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।